सीलमपुर में फिर 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने नाबालिग सहित 2 को लिया हिरासत में। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना पड़ा भारी। 19 साल के युवक पर किया चाकू से हमला। पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का केस। तलाश जारी। एमसीडी के नोटिस के बाद मकान तोड़ने का काम हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने फैसले की सराहना की। डेमोलिशन के दौरान पुलिस और अधिकारी रहे मौजूद। आपके 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, बनाई नई पार्टी। पार्टी के अध्यक्ष बने मुकेश गोयल। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, ये तो होना ही था। यमुना पार की सड़कों पर रेड लाइट की जगह यू टर्न। विकास मार्ग के बाद दूसरी सड़कों पर भी लागू होगी योजना। कड़कड़ी मोड़ से शहादरा तक जाने वाली रोड पर भी बनेगी यू टर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सीलमपुर इलाके में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेंट्रल पार्क में 16 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11:30 बजे की है, जब गश्त कर रहे कांस्टेबल विपिन ने पार्क के अंदर खून से लथपथ एक युवक को बेसुध हालत में पड़ा देखा। तुरंत इसकी जानकारी थाने को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रेहान उर्फ सीलमपुरिया के रूप में हुई है, जो मौजपुर इलाके का रहने वाला था। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और हत्या के पीछे की वजह की भी जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरा लड़का आया था परसों दिल्ली। अच्छा। मेरा लड़का आया था दिल्ली, तो इसके यार दोस्तों ने फोन करके बुलाया, पैसे गिरवाए किराए के लिए। वो आ गया मेरे दिल्ली। मैंने कहा, बेटे तू कहाँ जा रहा? मैं दिल्ली जा रहा। मैंने, बेटे तेरा क्या काम है दिल्ली जाने का है तो बता दे मुझसे। बस मैं जा रहा हूँ। दिल्ली के किसी काम से आया था या कैसे? मैं तो जाके हो गया। मेरे दोस्तों का फोन आया, मेरे दोस्त बुला रहे हैं मुझे। मेरे दोस्त ने पैसे घेर दिए हैं। मैं जा रहा हूँ। मैंने, बेटे तू घर आ जा वापस। मुझे ये पता ना आता मेरा बेटा लाश लेकर आवेगा। मेरा दिल मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया। मैं क्या करूँ? क्या नाम है बेटे का? क्या नाम है? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रियान है। हम दोनों आदमी विकलांग हैं जी। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र 16-17 साल की है। कुछ करता था? पढ़ाई करता था? पढ़ाई तो 9वीं तक पढ़ी है जी। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। रात हमारे पास फोन गया था सीलमपुर थाने से। वो बोल रहा था कि आपके लड़के का किसी के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा। तो आप यहाँ आ जाइए। हमने बोले हम यूपी रहते हैं, हम पास में नहीं हैं। अच्छा। हम कैसा आ जाएंगे? हमसे बता कर आवेंगे। मैंने तो ठीक है, सब बता कर आ जाइए। लड़ाई झगड़ा हो गया आपके बच्चे के साथ किसी का। तो हम बोले हम सुबह को आ जाएंगे। फिर हम 5 बजे वहाँ से चले यूपी से, अपना जिला बिजनौर से। हम यहाँ आए, जब हम थाने पहुँचे तो बोलते कि तुम्हारा बच्चा रात ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, कितने क्या मारा जो ख़त्म हो गया? मेरे बच्चे के गले पर भी निशान लगे हुए, जैसे कि गला किसी चीज़ से कटा हुआ सा लग रहा है। निशान लग रहा है मेरे बच्चे को मारा। आँख भी लग रही है, आँख पर भी मारा, कुछ सिर पर भी मारा। मेरे बच्चे के सिर भी पूरा खून में लथपथ होया पड़ा। कहाँ मिली थी बॉडी? मुझे तो यहीं आके मिली हॉस्पिटल में। बताया नहीं? लोगों ने नहीं बताया? ये बोल रहा है कि वहाँ से पार्क में से लेकर आए हम उठा कर। तो जब वो सही था, जो हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये खत्म हो चुका।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 19 साल के सतराम नाम के युवक पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता था। इलाके के कुछ लड़कों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सतराम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। रात करीब 8:30 बजे की है जब सतराम मंदिर के पास बैठा था। उसी वक्त इलाके के 2 लड़के उसे बातचीत करते हुए कुछ दूरी तक ले गए। तभी एक लड़के ने उसे पकड़ा और कुलदीप नाम के युवक ने उसकी पीठ पर चाकू से कई बार वार किए। गंभीर रूप से घायल सतराम को पहले जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे हालत बिगड़ने पर जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सतराम के भाई गोलू ने बताया कि आरोपी कुलदीप पहले भी सतराम को इंस्टाग्राम पर वीडियो न डालने की धमकी दे चुका था। इसी रंजिश में हमला किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमला सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिससे जांच में मदद मिल रही है। बिहारी कॉलोनी में एमसीडी ने एक कमजोर बिल्डिंग को गिराने का नोटिस दिया था। नोटिस में मकान मालिक को 3 दिन का समय दिया गया था। शनिवार को मकान मालिक द्वारा बिल्डिंग को जेसीबी और मजदूरों की मदद से तोड़ना शुरू कर दिया गया। तोड़ाई का काम 4थी मंजिल से शुरू हुआ। जब संवाददाता ने मौके का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने इस कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते सही फैसला लिया, नहीं तो भविष्य में कोई हादसा हो सकता था जिसमें जान माल का नुकसान होता। जायजे में ये भी सामने आया कि उस बिल्डिंग के पास करीब 100 मीटर के दायरे में 2 और मकान हैं जो झुकना शुरू हो गए हैं। लोगों ने बताया कि पिछले भूकंप के बाद बिहारी कॉलोनी की कई इमारतों पर असर पड़ा है, खासकर गली के कोने वाली बिल्डिंग्स पर। सुरक्षा के लिए मौके पर थाना फर्श बाजार के एसएचओ अजय करण शर्मा और उनकी टीम मौजूद थी। साथ ही बिजली विभाग और एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे ताकि काम सुरक्षित तरीके से हो सके। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। पब्लिक इन लार्ज के लिए इतना डेंजरस हो सकता है कि इसमें जान मान का खतरा भी हो सकता है। शाम को इस रोड पे इतना रश रहता है, अगर बिल्डिंग अगर खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाती तो ये जान मान को कोई भी नहीं रोक सकता था। इस काम के लिए प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें कंप्लेंट्स वगैरह करी गई थी काफ़ी। जो भी लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह करी हैं। गली में प्रधान जी थे। इसमें एसएचओ साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एसएचओ साहब ने तुरंत ही इसमें संज्ञान लिया। जेई साहब हैं हमारे वरिष्ठ कुमार जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा संज्ञान लिया है इसमें। और ये बिल्डिंग जो है 3 फ्लोर्स थे इसके अंदर। जब तक ये 3 फ्लोर्स थे जब तक ये सेफ़ थी। इसके ऊपर जब से 1 फ्लोर बना है तब से इसने अपनी सतह छोड़ दी थी। सतह छोड़ने के बाद इसके ऊपर झुकाव इधर की तरफ आ गया और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अभी मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ पहले एक अर्थक्वेक आया था, उस पर भी इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और ये फर्श जो है अराउंड 3 to 4 इंच नीचे चला गया है और ये कुछ नहीं कह सकते, ये बिल्डिंग शायद अभी भी गिर जाए। इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता था अपना किसी को भी। इसमें जैसे ही कल इसमें देखा गया कि ज़्यादा दरार आ गई, दिल्ली पुलिस के द्वारा इसमें जितने भी किराएदार रह रहे थे सबको खाली कराया गया। सबको जो है अपना इसे खाली कराने के लिए बोल दिया गया कि इसे 2 घंटे में खाली कर दो। सबसे खाली करा लिया गया था इस मकान, ये जो है ये मकान खाली करा दिया गया था और इसके मालिक को, ओनर को नोटिस दे दिया गया था, इसे अपना कल तक या तो गिरा दीजिए, अपना खुद गिरवा लीजिए, नहीं तो इसे एमसीडी गिराएगी और जिसका 14,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से चार्ज लेगी। लेकिन आज इसके मालिक इसे खुद गिरा रहे हैं। इसे अभी इसके मालिक ने अभी 8 महीने पहले रजिस्ट्री कराई है। 8 महीने पहले ही ये बिका था। इसमें जिसने ख़रीदा है उसने ऊपर एक बिल्डिंग और बना दी, 1 मंजिल और बना दी, जिसके कारण ये आगे को झुक गया, जिसके कारण इसमें बीच में अपना ज़्यादा क्रैक हो गया। ये क्रैक लकीर से आगे इसमें आगे को ज़्यादा झुक गया, जिसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन इसके मालिक ने अपना इसे आज खुद क्रेन बुला के इसको खुद तोड़वाने का अपना जो है निश्चय किया, ऐसे कि जिससे कोई भारी नुकसान ना हो सके। एमसीडी ने जो बिहारी कॉलोनी में बिल्डिंग का आइडेंटिफाई किया था, आज उसको तोड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें, लेकिन ये एमसीडी द्वारा नहीं, मालिक ऑनर द्वारा खुद तुड़वाई जा रही है, क्योंकि एमसीडी ने उनको नोटिफिकेशन में 3 दिन का समय दिया था कि खुद तुड़वाएं या एमसीडी तोड़ेगी। फ़िलहाल एमसीडी के अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद हैं कि ताकि काफ़ी नुकसान ना हो, लेकिन प्राइवेट संस्थान के उनसे उन्होंने बहुत तेज़ी से तोड़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी कमियां भी देखने को मिल रही है। फ़िलहाल अभी भी ऊपर से हथौड़े लगातार चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्रेन लगा के स्पॉट लगाई गई है। नीचे एमसीडी द्वारा जैक भी लगाया गया है।
यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग से अगर गिरती तो काफ़ी अनहोनी हो सकती थी। एमसीडी ने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की है और सरकार के और प्रशासन को तारीफ़ करते हुए उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा है कि पहले 3 मंजिला थी, तब तक स्थिर थी, जैसी 4थी मंजिल यहाँ पे डली उसके बाद से इसमें गैप शुरू हो गया और पिछले बीते जो अर्थक्वेक है उससे भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आप फिलहाल देख सकते हैं कि जेसीबी द्वारा सपोर्ट लगाई गई है और एमसीडी के कर्मचारी तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग टूटती नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा तोड़ी जा रही है, मालिक अपने खुद कर रहा है। फिलहाल ये अभी इस स्पॉट पे बिल्डिंग टूटने हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग विभाग के और दिल्ली पुलिस के कोई भी सुरक्षा के लिए यहाँ पे इंतजाम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीएन दिल्ली। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मौजूदा 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और एक नई पार्टी बना ली है। इस नई पार्टी का नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जिसके अध्यक्ष मुकेश गोयल हैं। वे पहले कांग्रेस में थे और बाद में आप में शामिल हुए थे। इस नई पार्टी में मयूर विहार फेज 2 के पार्षद देवेंद्र कुमार भी शामिल हैं, जो शाहदरा साउथ जोन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। बीजेपी की ओर से शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और पार्षद पंकज लूथरा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी आप पार्षद पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं संवाददाता विवेक पठानिया से बातचीत में आप पार्षद ज्योति रानी और शिवानी पांचाल ने कहा कि जो 13 पार्षद गए हैं उस पर पार्टी हाईकमान ही टिप्पणी करेगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के साथ हैं और कहीं नहीं जा रहे। नई पार्टी का ऐलान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से हिमानी जैन जी, मीनाक्षी शर्मा जी, उषा शर्मा, अशोक पवार, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार, मनीषा कालरा, सुमानी अनिल, मुकेश गोयल जी, देवेंद्र कुमार, ज्योति जी, सुमन जी, ये सब पार्षद आज आम आदमी पार्टियों की नीति से, दिल्ली के ना हो रहे विकास से, एमसीडी के अंदर ना हो रहे कामों से, पिछले 3 वर्ष से जो एमसीडी के अंदर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, उसको जिम्मेदार मानते हुए आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर एक नई पार्टी बनाते हैं। दिल्ली अब विकास की ओर चल रही है। लोग नकार चुके हैं ऐसी अराजक वाली राजनीति को। मैं बाकी साथियों से भी अपील करूंगा, दिल्ली के हित के लिए, समाज के हित के लिए, दिल्ली को विकास की ओर ले जाने के लिए कार्य का साथ दें, विकास का साथ दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो 13 पार्षद अभी जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, एक एक आदमी, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। वो अलग अलग 13 पार्टियों की और 3-4 पार्टियाँ और बनेंगी। को इसकी वजह ये है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई एक उद्देश्य नहीं है इस पार्टी का। और जो इन पार्टी में लोग हैं जो बचे हैं, उनका भी किसी बात का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम पार्षद बने क्यों हैं। हमने पार्षद बनने के बाद दिल्ली में पब्लिक में जिसने हमें वोट दिए उनकी सेवा करनी है या नहीं करनी है। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग पार्टी बना रहे हैं। इनकी मंशाएं उन पार्टियों में रह के पूरी नहीं हो रही हैं और आम आदमी पार्टी भी सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। उनका भी वहाँ दम घुट रहा था भ्रष्टाचार से, और इसलिए उन्होंने अलग पार्टी बनाई है। मैं समझता हूँ और आने वाले समय में ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो दिल्ली में हो जाएगी। पर मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं अपने पार्टी के नेतृत्व में काम करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। मेरा कहीं पार्टी से कोई मतलब इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं पार्टी के शीर्ष नेता बन के काम करूँगी मैं। और रही उन काउंसलर की बातें, वो पार्टी का फैसला होगा, जो वो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। विकास मार्ग के बाद अब यमुना पार में जाम से ग्रस्त प्रमुख सड़कों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कामयाबी शुरू कर दी गई है। योजना के तहत सड़कों के सिग्नल बंद कर यूटर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। विकास मार्ग को सिग्नल फ्री करने के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद अब कड़कड़ी मोड़ से जीटी रोड तक के रास्ते को सिग्नल फ्री करने का फैसला किया गया है।
विकास मार्ग की शुरुआत करकड़ी मोड़ से होती है और ये आईटीओ तक आता है। अब ट्रैफिक पुलिस करकड़ी मोड़ का सिग्नल बंद करने की योजना पर काम कर रही है। यहाँ पर 5 जगहों से ट्रैफिक आता है। इस सिग्नल को बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। अब यहाँ सिग्नल पर वाहनों के दबाव के कारण व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती है। वहीं करकड़ी मोड़ से मास्टर सोमनाथ मार्ग तक जाने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग को भी सिग्नल फ्री किया जाएगा। ये रोड ककड़ुमा की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी बिजी आवर्स में सिग्नलों पर जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा मास्टर सोमनाथ मार्ग, महाराजा सूरजमल मार्ग पर भी सिग्नल बंद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्वामी दयानंद मार्ग पर 6 किलोमीटर की दूरी से 7 सिग्नल बंद करने की योजना तैयार की है। इस मार्ग पर रोजाना 2 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही होती है। परेशानी की बात यह है कि जगतपुरी से आजाद नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर सर्विस लेन भी बनी हुई है, लेकिन दुकानदार इस लेन का इस्तेमाल पार्किंग करने या फिर अपना सामान रखने के लिए करते हैं। सड़क पर भी पार्किंग के कारण जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। जगतपुरी से केशव चौक जाने वाले मार्ग की तुलना में केशव चौक से जगतपुरी की ओर आने वाला मार्ग 2.5 फीट ऊंचा है। पुलिस पीडब्ल्यूडी से कहेगी कि दोनों मार्गों को बराबर किया जाए, तभी यू टर्न लागू हो पाएगा। स्टडी के अनुसार यू टर्न बनने से वाहन चालकों का 10 से 15 मिनट तक का समय बचेगा। प्रीत विहार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ प्रीत विहार रेड लाइट बंद करके प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से पहले एक कट रखा गया है और एक इसके बाद सिग्नल फ्री करने के लिए कट रखा गया है। ऐसे ही कट निर्माण विहार पर भी है और विकास मार्ग पर भी। विकास मार्ग पूरे रोड पर रेड लाइट फ्री करने के बावजूद थोड़ा बहुत जाम लगा रहता है, लेकिन हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था और स्थानीय नेताओं का भी कहना था कि अब पहले से बहुत ज़्यादा राहत है। पहले यहाँ घंटों लंबा जाम लग जाता था, खासकर सुबह और शाम के टाइम जब ऑफिस वर्क होता था, लेकिन अब जाम से ज़रूर राहत मिली है। प्रशासन को अब इस तरीके से यहाँ परमानेंट कर देना चाहिए, जिस तरीके से ट्रायल के बाद सिग्नल फ्री किया गया है। रेड लाइट बंद करने के बाद यहाँ जब से सिग्नल फ्री किया गया है तब से रोड सुचारू रूप से चल रहा है। कैमरामैन महेंद्र के साथ अहरार चौधरी, CCN। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इसमें टूरिज्म, यात्रा और खाने पीने की चीज़ें भी शामिल हैं। गाजीपुर मंडी में जब हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से तुर्की का सेब आना बंद हो गया है। पहले हर दुकान पर 50 से 60 रुपए किलो तुर्की सेब आता था, लेकिन अब इसकी सप्लाई पूरी तरह बंद है। व्यापारियों का कहना है कि इससे व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत के सेब अच्छे स्वाद और रंग वाले हैं। अभी वॉशिंगटन सेब भी बाजार में मिल रहा है, लेकिन तुर्की के सेब की ज़्यादा मांग नहीं है। व्यापारियों ने सरकार के फैसले को सही बताया और कहा कि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और ये देश और जनता दोनों के हित में है। बता दें कि तुर्की का सेब भारतीय सेब से महंगा होता है। जहां इंडियन सेब 200 रुपए प्रति किलो मिलता है, वहीं तुर्की सेब 270 रुपए किलो का होता है और स्वाद में भी भारतीय सेब बेहतर माने जाते हैं। आता था मैम, लेकिन अब से 5-6 दिन से वो बंद हो गया। जब से डेली का 60-70 किलो आता था हमारे पास, लेकिन जो ये युद्ध की वजह से जो नरेंद्र मोदी साहब ने मना कर दिया, जो वो व्यापार बंद कर दिया है, जब से आना बंद हो गया जी। मतलब बिल्कुल बंद हो चुका है? बिल्कुल बंद मैम, बिल्कुल ही बंद है। पीछे से ही बंद है, आजादपुर से नहीं आ रहा। अब कहाँ से आ रहा है? आजादपुर से आ रहा है, लेकिन वो हिमाचल का सेब आ रहा है। वहाँ का नहीं आ रहा? नहीं, वहाँ का नहीं आ रहा। क्या डिफरेंस क्या रहता था उसमें? तो क्वालिटी का फर्क होता, वो थोड़ा टेस्ट होता था, जूसी होता था। बाकी वो अपना हिमाचल वाला भी सेब बढ़िया है इस समय। और रेट क्या रहता है? रेट में क्या डिफरेंस था? रेट में कोई 30-40 रुपये फर्क आता, ज़्यादा नहीं किलो पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड कुछ नहीं है। अगर वो चीज़ होती है तो वो बिकता है, लेकिन अपना लोकल आ रहा तो लोकल बेच रहे हैं। ग्राहक को सेब चाहिए बढ़िया क्वालिटी, अपना फार्म पिक है, अडानी वाले का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपना वो बाहर का भी फेल करता है, इतना बढ़िया सेब है। मैम अराउंड देखिए, मंडी पे अगर हम अपनी गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे 60-70 किलो 100 किलो रोज आता था। मैम प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हम दिल्ली आजादपुर मंडी से यहाँ पे हमेशा 30 से 40 रुपये किलो का डिफरेंस रहा है। उसमें वो अराउंड 200-250 ही बिकता है। देखो, जो कोई चीज़ आती है मार्केट में, अगर अचानक बंद हो जाए तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन दिक्कत आएगी। इसके बाद फिर रूटीन में आदमी आ जाता है। अब वो चीज़ है ही नहीं तो दूसरी चीज़ खानी है, अपनी इंडियन खानी है। बस सेब ही सेब हमने बंद किया है, हमने बंद कर दिया तुर्की वाला। अच्छा, हमने लाना बंद कर दिया है। कितने दिन हो गए? हमें हो गए 8 दिन। 8 दिन से हम ला नहीं रहे, अपना इंडियन बेच रहे हैं। कश्मीर का बहुत सेब, किन्नौर का बहुत सेब है, हिमाचल है, सारा सेब ही सेब अपना है। गर्मी आते ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां सालों से ये समस्या बनी हुई है और कोई समाधान नहीं हो पाया। गाजीपुर मंडी भी उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि मंडी में पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है।
लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, जिसकी केन 25 से 30 रुपए में मिलती है। एक दिन में ही 100 से 150 रुपए सिर्फ पानी पर खर्च हो जाता है, जो काफी महंगा है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में सैकड़ों दुकानें हैं जिनसे सरकार को हर महीने लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन फिर भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं दी जा रही है। मंडी के चेयरमैन हो या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सभी ने अब तक सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लोग अब भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, पीने की पानी की तो बहुत समस्या है यहाँ पर। पीने का पानी है ही नहीं, पीने का पानी नहीं, पीने के पानी की तो बहुत किल्लत है। सप्लाई सब वो बोतल ले लेते पानी की, उससे काम चलाते हैं। आता है वो समर वाला पानी आता है, फिल्टर का नहीं आता यहाँ पे। पीने लायक नहीं रहता है। गाड़ी आती है, टैंकर आता है। हाँ, 20 रुपए जाते हैं। यहाँ सप्लाई है पानी की, है नहीं इसमें, पूरी मंडी में कहीं नहीं है पानी का। पीने का तो आता ही नहीं है इसमें। अच्छा। पीने का तो मोल लेने पड़ता है। सभी दुकानदार पीने का पानी लेते हैं? सब मोल लेते हैं, सब पीते हैं। कितने का पड़ जाता है डेली का पानी? डेली का पानी समझो पीने का 40 रुपए का पड़ जाता होगा। नहीं, यहाँ पानी वो नहीं है, जैसे खारा पानी है, नहीं तो नहाने में मज़ा है। इसमें पानी पीने की अलग हो, अलग पानी का व्यवस्था होना चाहिए। बाहर से ट्रैक्टर वाले वो उनसे लेते हैं, वाटर कूलर वाले आते हैं, वो 20 रुपये लेता है एक डब्बे का। क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी 2 कुख्यात बांग्लादेशी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के पास से 4 देसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस, 1 खंजर, 2 लोहे की छड़ें, 1 प्लायर और ताले तोड़ने के बाकी औजार मिले हैं। डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद खलील और खालिद शेख है। खालिल थाना विवेक विहार में डकैती के एक मामले में शामिल था। पुलिस को खबर मिली थी कि वह अपने दोस्तों से मिलने वजीराबाद आएगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने वजीराबाद इलाके में घेराबंदी की और पीछा कर खलील को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1 लोडेड पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बाकी हथियारों की जानकारी दी। पुलिस ने उसके बताए जगह से 2 और पिस्टल, 10 कारतूस, 1 खंजर और ताले तोड़ने के औजार बरामद किए हैं। इसके बाद उसके साथी खालिद शेख को भी पकड़ लिया। उसके घर से 1 पिस्टल और 2 कारतूस मिले। पुलिस जांच में पता चला है कि खालिद अपने गिरोह को फिर से सक्रिय करने और नए अपराधों की योजना बना रहा था। वेलकम इलाके में अवैध हथियार से धमकी देने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आसिफ नाम के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 3 लड़के उनके घर के पास घूम रहे थे, जिन्हें उन्होंने टोका और डांटा। थोड़ी देर बाद वही तीनों लड़के वापस लौटे और उनमें से एक ने देसी कट्टा दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर थाना वेलकम में आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी भजनपुरा विवेक त्यागी और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। सभी आरोपी नाबालिग हैं और कबीर नगर इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ में उनके कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। कृष्णानगर में सिटीजन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी की ओर से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा छाछी बिल्डिंग से शुरू होकर गोंडली चौक तक हुई। इसमें स्थानीय बाजार समिति के सदस्य, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सिविल डिफेंस कर्मी, स्कूल बच्चे और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा का मकसद पहलगाम में मारे गए जवानों और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देना था। ये यात्रा भारतीय सेना के साहस और पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के लिए निकाली गई। भारतीय सेना ने हाल ही में पाकिस्तान की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे वे ड्रोन हमला हो या मिसाइल से किया गया हमला। इस रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने सिंदूर को उजाड़ा, सेना ने उसी ताकत से जवाब दिया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक हमारी सेना बॉर्डर पर तैनात है, देश सुरक्षित है। हमें गर्व है कि हमारी सेना हर चुनौती का सामना कर सकती है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जैसे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, जिला अध्यक्ष दीपक गाभा, विधानसभा प्रभारी महेश अरोड़ा, निगम पार्षद राजू साई, मीनाक्षी शर्मा, संदीप कपूर और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और पूर्वी दिल्ली IMA अध्यक्ष राधा जैन सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सेना के शौर्य को सलाम किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और जो उन्होंने कहा है, मोदी ने कोई गोली मारेगा तो गोला मारेंगे,
और मोदी जी ने जो कहा है पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। हम अपने जीवन में चालू हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं जो बिगड़े हुए उनको सुधारना चाहते हैं और सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो ये कई किलोमीटर लंबी यात्रा ही पूरे कृष्णानगर में, और आज दिल्ली का, खासतौर से पूर्वी दिल्ली का हर नागरिक मैदान में आ गया। यहाँ डॉक्टर थे, यहाँ पर इंजीनियर थे, यहाँ वकील थे, या सिविल डिफेंस वाले लोग थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जनता थी, मार्केट एसोसिएशन। और ये सब इसलिए था कि हम लोग आए आज नमन करने के लिए उन शहीदों को, हम लोग आए नमन करने के लिए जो पहलगाम में शहीद हुए, बिन मौत जो मारे गए, और हम लोग आए एक भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को नमन करने के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। देखिए हमारे सैनिकों ने जो बॉर्डर पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको सलूट करने के लिए देखिए ऐसा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो नागरिक मंच है उसके द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में है, महिलाओं ने आपने देखे 51 फुट लंबा तिरंगा हम लोगों ने उठा रखा है। हर भारतवासी का सीना 56 इंच का कर दिया है और पाकिस्तान का सीना 28 इंच का कर दिया है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2 दिन और रुक जाइए, ये ट्रेलर फिल्म में बदलने वाली है। झंडा मातृशक्ति ने कैरी किया, अपने कंधों पे लेके वो चले, दर्शाता है जिस तरीके से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को काम में लिया। देश की माता बहना, देश का आम नागरिक भी सेना के साथ है। हम सब देशभक्त लोग, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसको मुंह तोड़ का जवाब मिला है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।